हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका फाइनल टेस्ट नंबर 2। और ये टेस्ट हुआ था आपके 16/8/2025 को, जो कि आपका पहला जो पेपर होता है उसका पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे चैनल पर एक तो 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक रीट लेवल 1 के पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, एक रीट लेवल 2 के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं जो कि साइंस मैथ्स है, और एक रीट लेवल 2 SST से पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो एक बार चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको इन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ज़रूर इनके जो टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्यूशन है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टेस्ट पेपर है वो कलाम एकेडमी के ही रहने वाले हैं, वही हम सॉल्व करवाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पेपर सॉल्यूशन आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का फाइनल टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका, यूरिया गोल्ड में यूरिया को किसके साथ मिश्रित किया जाता है। यानी कि जो यूरिया गोल्ड होता है उसमें यूरिया के साथ है वो किसको मिश्रित किया जाता है, तो वो आपके रहने वाला है सल्फर को मिश्रित किया जाता है। यानी कि यूरिया जो गोल्ड आता है इसमें यूरिया के साथ है वो सल्फर को भी मिलाया जाता है भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके सही रहने वाला है। यूरिया गोल्ड में यूरिया प्लस सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में उस कथन की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। यानी कि गलत कथन को आपको पहचान करनी थी। तो पहला कथन आपको दे रखा है, देखो, वर्ष 2018-19 में या 19 से मत्स्य व पशुपालकों के लिए KCC सुविधा प्रदान की जा रही है। यानी कि 2018-19 से ये KCC है वो सुविधा मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए भी शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 तक देश में 8.85 करोड़ KCC खाते चालू है और MISS KCC के तहत सहायक गतिविधियों हेतु 2 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण 7% की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। और नेक्स्ट देर का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन PRI के तहत समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किस्तों को 3% का ब्याज भी अनुदान दिया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सत्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर, नीति आयोग का संभावित सेवा उप क्षेत्रों की पहचान GVA निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में सेवाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी इसमें से संबंधित नहीं रहने वाली है, तो इसमें आपके रहने वाला है भाई सुधार जो है वो इसमें संबंधित नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। बाकी सभी है वो इससे संबंधित है, बचाव इससे संबंधित है, परिवर्तन इससे संबंधित है और अप्रयुक्त इसमें भी संबंधित रहने वाला है, लेकिन ये जो सुधार दे रखा है ये इसमें संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और कौन सा कथन सत्य रहने वाला है उसको आपको चयन करना है। पहला कथन है, राम उपासक होने के बावजूद चरणदासी पंथ गुरु वंदन से दृष्टि से कबीर पंथ से मिलता जुलता है। यानी कि राम उपासक होने के बावजूद भी चरणदासी पंथ के जो गुरु है गुरु वंदन की दृष्टि से कबीर पंथ से मिलता जुलता है। दयाबाई और सैजोबाई चरणदासी संप्रदाय की कवित्री थी जो महात्मा चरणदास जी की शिष्या थी। यानी कि इसके अंदर आपके रहने वाला है भाई दोनों ही, एक कथन तो गलत है लेकिन बी कथन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि इसमें चरणदासी संप्रदाय की जो गुरु वंदन की दृष्टि है वो कबीर पंथ से मिलता जुलता है, ये कथन गलत रहने वाला है भाई। यानी कि इसमें बी कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दयाबाई और सैजोबाई जो है वो चरणदासी संप्रदाय की कवित्रियाँ थी और महात्मा चरणदास जी की शिष्याएँ थी, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 5 नंबर, राजस्थान में चंद्रभागा मेले का आयोजन कब और कहाँ होता है। तो चंद्रभागा जो मेला का आयोजन होता है ये राजस्थान में कहाँ पर होता है और कब होता है, तो वो आपका जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को होता है और झालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है। झालरापाटन को आपको पता है घंटियों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, राजस्थान की किस चित्रलेखा शैली में आदमकद चित्रों की परंपरा रही है। तो आदमकद चित्रों की जो परंपरा रही थी वो आपका आ जाएगी भाई ढूंढाड़ शैली के अंदर। यानी कि जो जयपुर साइड में जो शैली थी इसके अंदर आपको आदमकद चित्रों के चित्र भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, 12 खंभों पर टिकी हुई छप्पर की छात वाला मंदिर जिसमें वर्षों से अखंड ज्योत जलती है, निम्न में से कौन सा मंदिर है। यानी कि 12 खंभों के ऊपर एक छप्पर पर टिका हुआ मंदिर है जो कि कहीं वर्षों से अखंड ज्योत जलती है, तो ये मंदिर है वो कौन सा रहने वाला है, तो वो आपका जाएगा आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। यानी कि वर्षों से जोत जलती है और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जोत से केसर टपकती है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कौन सा त्यौहार व क्यों मनाया जाता है। तो भादवे की जो अंधारे पक्ष की बारिश आती है उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो वो आपका आ जाएगा
बारस को बच्च बारस मनाई जाती है और इसमें संतान की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। गाय के बछड़े की पूजा की जाती है भाई इस दिन। और इस दिन मतलब ऐसा कहा जाता है कि चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं बच्च बारस के दिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखे हैं लोक देवता और सूची 2 में आपको दे रखा है संबंधित स्थल। इसमें आपको सुमेलित करना था। तो सबसे पहले दे रखा है पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज का आपको पता है स्थल कौन सा है, कोल्लूमंड जोधपुर हो गया। और कल्लाजी महाराज का जो स्थल है वो आपका रहने वाला है रुंडोला, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामदेव जी का जो स्थान रहने वाला है वो आपका जाएगा सुरता खेड़ा। और गोगा जी का जो रहेगा वो आ जाएगा ददरेवा चूरू के अंदर, जहाँ पर शीर्षमेढ़ी है। और धुरमेढ़ी जो है वो आपके है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें देखो 1 में 1 और 2 में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर, शेखावटी क्षेत्र में होली का डांडा रोपने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो होली का डांडा रोपा जाता है उसके बाद कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास बारट की नहीं है। तो इसमें से ईश्वरदास जो बारट है उनकी रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें आपका आ जाएगा चेत मानखा जो है वो ईश्वरदास जी की रचना नहीं है। बाकी हरिरस है वो ईश्वरदास जी की रचना है। देवयान ये भी आपकी ईश्वरदास जी की रचना है। निंदा स्तुति है ये भी आपकी ईश्वरदास जी की रचना रहने वाली है। लेकिन चेत मान का जो रचना है ये इसकी नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, निम्न में से किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक पंख युक्त हाथी की प्रतिमा थी जो पहले चारों पैरों तथा सूंड में 5 छोटे छोटे हाथी लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है। यानी कि कौन से दुर्ग के आगे ऐसी हाथी की मूर्ति लगी हुई है जिसके पंख हो और अपने चारों पैरों तथा सूंड में 5 छोटे छोटे हाथी को लेकर उड़ रहा हो, ऐसा दिखाया गया है। तो ये आपके रहने वाला है भाई शाहबाद जो दुर्ग है इसके गेट के बाहर ऐसा एक हाथी लगा हुआ है जो कि उड़ रहा है और साथ में छोटे छोटे 5 हाथियों को भी लेके उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर, राजस्थान के पर्वतीय गीत पटेलिया, बिछिया और लालर आदि को गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो गीत पटेलिया, बिछिया, लालर गाते समय इसमें कौन से वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं, तो भाई वो आ जाएगा आपके मादल वाद्य यंत्र का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 14 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति में सामाजिक की अपेक्षा मूर्त बुद्धि होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि सामाजिक की अपेक्षा मूर्त बुद्धि होने की जो संभावना अधिक होती है वो कौन से प्रकार के व्यक्ति में होती है, तो वो आपका जाएगा इसमें प्लम्बर जो व्यक्ति होता है प्लम्बर, इसके अंदर सामाजिक की अपेक्षा मूर्त बुद्धि ज़्यादा होने की संभावना रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असुमेलित को छांटिए। असुमेलित को छांटना था इसमें, तो त्रिकारक सिद्धांत जो है वो स्पेयरमैन का है, बिल्कुल सही है। और त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है ये कैटल का है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, बिल्कुल सही है। त्रितंत्रीय सिद्धांत ये आपके स्टनबर्ग का है, लेकिन त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है वो आपके कैटल का नहीं रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 नंबर, मनोज को तैथिक आयु गौरव की मानसिक आयु जितनी है, यानी कि जो मनोज की तिथिक आयु है वो गौरव की मानसिक आयु के जितनी है। यदि गौरव की तैथिक आयु 10 वर्ष और बुद्धि लब्धि 120 है, वही मनोज की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा तो मनोज को किस बुद्धि लब्धि के खंड में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें आपके मनोज की जो बुद्धि लब्धि का वर्ग आएगा वो रहने वाला है औसत, यानी कि एवरेज बुद्धि लब्धि में आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास गुणनफल है, तो विकास किसका गुणनफल है, तो विकास आपके रहने वाला है भाई एक तो वंशक्रम तथा वातावरण का गुणनफल और परिपक्वता तथा अधिगम का भी गुणनफल रहता है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है कि विकास देखोगे तो वंशक्रम और वातावरण का गुणा करोगे तो विकास आता है, और परिपक्वता और अधिगम को भी देखोगे तो भी क्या आता है, विकास आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर, कथन दे रखा है आपको कि स्कूल के बच्चों के लड़ाई में पहले इसने मारा जैसी बातें अच्छा लड़का भली लड़की की नैतिकता पर इशारा करते हैं। ठीक है, कारण है कि अच्छा लड़का भली लड़की में सामाजिक प्रतिष्ठा नैतिकता के मापदंड तय करती है। तो इसमें आपके देखो कौन सा कथन है वो सही रहेगा या फिर कारण दोनों सही, वो आपको बताना था इसमें। तो इसमें आपके आ जाएगा कथन गलत है लेकिन कारण सही है भाई, कि अच्छा लड़का जो है वो भली लड़की में सामाजिक प्रतिष्ठा नैतिकता के मापदंड तय करता है। यानी कि इसमें कथन तो गलत है लेकिन इसका जो कारण है वो एकदम सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर, एक किशोर पार्टी में यह सोचकर नहीं जा रहा कि उसके चेहरे के पिंपल को लोग देखेंगे तो उसकी बेइज्जती होगी, यह किस विशेषता की ओर संकेत करता है। तो ये आपके रहने वाला है भाई काल्पनिक श्रोता, यानी कि वो पहले ही कल्पना कर रहा है कि लोग जब मेरे पिंपल को देखेंगे तो मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे बुरा बोलेंगे, ऐसे वैसे। तो ये इसमें आपके
रहने वाली किस विशेषता की ओर कर रहा है? तो काल्पनिक श्रोता की ओर विषय संकेत कर रहा है। जबकि यहाँ पे किशोर नहीं होना चाहिए था, यहाँ किशोरी होना चाहिए था, क्योंकि लड़कों को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई कि पिंपल हो रखा है या फिर बाल सही नहीं है या बाल गलत है, वो ऐसे ही बस उठ के मुँह धो के चल पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लड़कियाँ ज़्यादा सोचती है कि पिंपल हो गया, बाहर कैसे जाऊँ, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 20 नंबर, बुरा मत मानना भाई, ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, TAT परीक्षण की वह विशेषता जो रोर्सा परीक्षण से इसे अलग करती है। यानी कि TAT परीक्षण की वह कौन सी विशेषता है जो इसको रोर्सा परीक्षण से अलग करती है? तो वो विशेषता आपके रहने वाली है कि व्यक्ति की भाषाई बुद्धि की परीक्षण में आवश्यकता पड़ती है, कि व्यक्ति की जो भाषाई बुद्धि होती है उसके परीक्षण में इसकी आवश्यकता पड़ती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रयास का अभाव सदैव SR बॉन्ड की शक्ति को क्षीण कर दे, ऐसा हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है। थॉर्नडाइक का यह विचार किस नियम की ओर संकेत करता है? यानी कि प्रयास का जो अभाव है सदैव SR बॉन्ड की शक्ति को क्षीण कर दे, ऐसा हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं होता है। तो थॉर्नडाइक का यह विचार है वो किस नियम की ओर संकेत करता है? तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 21 नंबर क्वेश्चन का संशोधित अभ्यास का नियम आ जाएगा। कौन सा रहने वाला है? तो संशोधित अभ्यास का नियम रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर, सूझ से प्रदत्त विचार के शैक्षणिक निहितार्थ जानने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है? यानी कि सूझ से प्रदत्त विचार के शैक्षणिक निहितार्थ जानने के लिए सबसे उपयुक्त चरण कौन सा है, सबसे उपयोगी चरण कौन सा है? तो वो चरण आपके रहने वाला है सत्यापन। यानी कि सत्यापन के द्वारा आप आराम से शैक्षणिक निहितार्थ को जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर, एक छात्र लगातार परीक्षा में फेल हो रहा है, उसने निम्नलिखित तरीकों का सहारा लिया। तो तरीके देखो इसमें कौन कौन से तरीकों का उसने सहारा ले रखा है। पहला तरीका आपको दे रखा है इसमें कि अपने समय का प्रबंध करके कठिन विषय का अभ्यास किया। तो बिल्कुल सही है भाई, अगर वो समय का अच्छे से यूज़ करेगा और जिस विषय में वो फेल हो रहा है उसको ज़्यादा समय देगा तो उसमें पास ही होगा फिर तो। और परीक्षा में बार बार असफल होने के कारण अपने दोस्तों पर गुस्सा निकालना, तो ये कदम तो पहले ही गलत हो गया। कभी भी गुस्सा, मारपीट, ये सब चीज़ें अगर साइकोलॉजी में आए तो उसको पहले ही गलत कर दो, ठीक है ना। और तीसरा दे रखा आराम और ध्यान के जरिए तनाव कम करना, बिल्कुल आराम से दिमाग को शांत करके स्ट्रेस को कम करके उसने परीक्षा पर फोकस किया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा कि कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही रहने वाला है अभी। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 24 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का एक सामान्य रूप से रहने वाले समायोजित व्यक्ति के जीवन में कब समाधान हो जाता है? यानी कि ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का एक सामान्य रूप से रहने वाला जो समायोजित व्यक्ति होता है उसके जीवन में कब है वो समाधान हो जाता है? तो इसमें आपके रहने वाला है लेटेंट स्टेज के अंदर है वो समाधान हो जाता है। कौन से हो जाता है? तो लेटेंट स्टेज के अंदर उसका समाधान हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर, व्यक्ति की केंद्रीय प्रेरक स्थिति और प्रक्रिया को अभिप्रेरणा में सहायक मानने वाले सिद्धांत के जनक है। तो इसमें आपके आ जाएगा मॉर्गन इस सिद्धांत के जनक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, चेतना को मन से अलग करने वाले वैज्ञानिक है। तो चेतना को मन से अलग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो आपका आ जाएगा टिचनर ने मन को चेतना से अलग कर दिया था। नेक्स्ट देखो भाई 27 नंबर, एक 13 साल का बच्चा बार बार चोरी करता है और शिक्षक ने उसे समझाने के बजाय बार बार डांटता है, तो इस स्थिति में बच्चे के अपराधी व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कौन सा कारक रहा है? तो इसमें अगर बच्चा बार बार चोरी कर रहा है और उसको अगर टीचर के द्वारा बार बार डांटा जा रहा है तो इसमें बच्चे की जो अपराधी करने की व्यवहार है उसको बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? तो वो आ जाएगा असंगत और कठोर प्रतिक्रिया। यानी कि टीचर को उसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और डांटना नहीं चाहिए, उसको आराम से बैठ के समझाना चाहिए कि बेटा चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करते, अच्छे बच्चे इस तरह चोरी नहीं करते, तो शायद वो मान भी जाता है। लेकिन एक बच्चा है 13 साल का, उसको आप गुस्सा करके या फिर मारपीट करके समझाओगे तो वो तो फिर उसका गुस्सा आएगा या अपराधी प्रवृत्ति बढ़ेगी भाई, ठीक है, कम नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर, कक्षा में एक बच्चा खेलते समय खुद से बड़बड़ाता है, पहले ये करना है फिर ये वाइगोत्स्की के किस अवधारणा की उदाहरण है? यानी कि कोई बच्चा है वो खेलते समय ऐसे बड़बड़ा रहा है कि पहले ये करना है फिर उसके बाद ये करना है, तो ये वाइगोत्स्की के किस अवधारणा का उदाहरण है? तो ये वाइगोत्स्की का जो अवधारणा रहने वाली है वो आएगी प्राइवेट स्पीच। यानी कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने पर्सनली बात कर रहा है कि पहले मैं इस तरह से ये खेल खेलूँगा फिर मैं वो खेल खेलूँगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर, एक मनोवैज्ञानिक ने छात्रों के ज्ञान और व्यवहार का मूल्यांकन किया, उसने पाया कि
उसने ये पाया कि कुछ छात्र किसी विषय में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ छात्र अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में बेहतर या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस आधारित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही व्याख्या क्या होगी कि अगर कुछ बच्चे तो है वो पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी उन्होंने मेहनत की होगी, और कुछ बच्चे हैं जो पहले से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं या बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये है वो किस व्याख्या के, इसकी सही व्याख्या कौन सी रहने वाली है। तो वह आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि पहला अंतर व्यक्तित्व भिन्नता और दूसरा अंत्य व्यक्तिक भिन्नता रहने वाली है। पहला जो है वो तो अंतर व्यक्तिक भिन्नता और दूसरा जो है वो अंत्य व्यक्तिक भिन्नता रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है रुचि होती है। तो रुचि कौन सा मतलब है, जन्मजात है, अर्जित है या दोनों है, इसमें कौन सी रहने वाली है। तो रुचि एक ऐसा गुण है जो आपके दोनों ही रहते हैं भाई, ये जन्मजात भी हो सकते हैं या फिर अर्जित भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि रुचि जो है वो जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर, सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो सृजनात्मकता की जो विशेषता नहीं है वो आ जाएगी परंपरागत जो व्यवहार है, ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं रहने वाली। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, एक साक्षात्कार को सुनने के बाद पता चला कि नेताजी को मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनने पसंद है। ये ऑलपोर्ट के अनुसार नेताजी के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष रहेगा। यानी कि एक साक्षात्कार जब सुना तो पता चला कि नेताजी के जो फेवरेट सिंगर है वो मोहम्मद रफ़ी जी है। तो इसमें ऑलपोर्ट के अनुसार नेताजी के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष रहने वाला है, तो वो पक्ष आ जाएगा आपके गौण पक्ष रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर, गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में ये प्रकोष्ठ नहीं था। तो गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में कौन सा प्रकोष्ठ नहीं था, तो वो आपका जाएगा स्मृति अभिलेख का जो प्रकोष्ठ है वो इसमें नहीं था। बाकी इसमें सब थे, संज्ञान था, संबंध था, व्यवहार था, लेकिन स्मृति जो अभिलेख है वो इसमें नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है, 21 जुलाई 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राम कलपति राजेंद्रन ने राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। बिल्कुल सही कथन है। न्यायमूर्ति KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने। ये कथन गलत आ जाएगा भाई, 40वें नहीं थे वो। 25 सितंबर 2026 तक न्यायमूर्ति KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहेंगे। तो ये भी कथन इसमें गलत आएगा। तो पूछा है इसमें आपको कि नीचे सही उत्तर का चयन करना है, तो उत्तर तो इसमें से केवल ए ही सही था। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 आपको दे रखा है कि कथन 1 है कि 17 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर RPSC की सदस्य संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, अब 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया अभी। कथन बी दे रखा है, RPSC के सदस्य संख्या में वृद्धि हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि सेवाओं की शर्तें विनियम 1974 के विनियम 1 के उप विनियम 3 में संशोधन किया गया है। तो ये कथन आपके रहेगा गलत। तो इसमें आपका कथन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि केवल कथन ए ही सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 36 नंबर, राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार हरित बजट शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। आपको सही कथन बताना था। जो 25-26 का बजट के अंदर हरित बजट जो पारित किया था उसके अंतर्गत कौन सी बात कही गई है वो आपको बतानी थी। कथन ए दे रखा है, 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाएगा। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को बैलों की खेती करवाए जाने के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसमें 10,000 रुपये नहीं है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। और मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये कथन इसमें रहने वाला है कि 2025-26 वर्ष के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वो भी किस मिशन के तहत, तो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत लगाए जाएंगे। यानी कि कथन नंबर 3 सही है। तो देखो कौन से कोड में दे रखा है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपके सही हो जाएगा कि केवल सी कथन है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 37 नंबर, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना जो की जाएगी वो आपकी आ जाएगी सांगानेर जयपुर के अंदर, क्योंकि प्रिंटिंग का जितना भी काम होता है लगभग सांगानेर या जयपुर साइड में होता है। तो यहाँ पे आपके रहने वाला है सांगानेर जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 38 नंबर, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो कथन आपको दे रखा है, इन खेलों में राजस्थान एक स्वर्ण और 5 है वो कांस्य पदक है वो जीत कर पद तालिका में 19वें स्थान पर रहा था।
तो ये कथन बिल्कुल सही है भाई कि राजस्थान है वो इन खेलों के अंदर 1 तो स्वर्ण जीता था और 5 है वो कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 19वें स्थान पर रहा था। दूसरा देखो, इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक पैनकेक सिलाट में जीते हैं। तो ये पैनकेक सिलाट ये बिल्कुल गलत है। और इन खेलों में राजस्थान की बीच कबड्डी पुरुष वर्ग टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी कथन गलत रहने वाला है। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना था, तो कथन नंबर ए ही सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39 नंबर। 18 जून 2025 को भारत साहित्य अकादमी वर्ष 2025 हेतु बाल एवं युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो कथन ए आप दे रखा है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगीलाल पटेल को उनकी कृति अंतस्रे आंगणे के लिए दिया गया था। नेक्स्ट कथन देखो, नेक्स्ट कथन आपको दे रखा है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2025 पूनम चंद गोदारा को दिया गया और उनकी कृति आती है पखिरवन री पीरा के लिए दिया गया। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें भाई दोनों ही कथन है वो सत्य नहीं है, क्योंकि ये जो पखिरवन री पीरा है ना, ये कथन आपके ऊपर वाले यानी कि भोगीलाल पटेल की रहने वाली है, और जो ये अंतस्रे आंगण दे रखी है ये आपके पूनम चंद गोदारा की रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 3 कि दोनों ही कथन है वो सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर। 4 जून को जयपुर में आयोजित हुए 7R कॉन्क्लेव की थीम क्या थी? तो 4 जून को जयपुर के अंदर 7R कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था और इसकी जो थीम थी वो आ जाएगी आपके फ्यूचर सिटीज़ सस्टेनेबल रिलीजेंट एंड थ्रोविंग, ये इसकी थीम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 41 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा वंदे गंगा जल अभियान जो है वो वर्तमान का इसका कोई फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। बाकी कर्म भूमि से मातृभूमि ये भी है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान ये भी इसका फ्लैगशिप कार्यक्रम है भाई, और मिशन हरियालो राजस्थान ये भी इसका फ्लैगशिप कार्यक्रम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर। नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मनिक कौशिक ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जो मनिक कौशिक आ जाएगा वो आपके 50 मीटर राइफल फ्रॉन के अंदर स्वर्ण पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाया है। 50 मीटर राइफल फ्रॉन के अंदर किसने बनाया? तो मनिनी कौशिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपको दे रखा है, देखो कथन नंबर ए आपको दे रखा है, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2025 का एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। तो बिल्कुल सही है भाई। और नेक्स्ट आपको दे रखा है, RMSCL को ई उपचार और ई आयुष जैसे सॉफ्टवेयर विकसित करने व तकनीकी नवाचार करने हेतु एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। ये इसमें गलत रहने वाला है। ये एक्सीलेंस अवार्ड केवल और केवल इस क्षेत्र के अंदर ही दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सत्य कथन की पहचान करो, तो केवल ये जो कथन है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 44 नंबर। कानड़देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघाती दया सेजवान विक्रम का वध है वो किसने किया? तो उसकी पत्नी ने ही वध कर दिया था भाई। तो इसमें आपका जाएगा हीरा दे ने जो कानड़देव प्रबंध के अनुसार विश्वासघात किया था, दया सेजवाल विक्रम, इसका वध है उसकी पत्नी हीरा दे ने ही कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर। अमीरदेव चौहान के संबंध में निम्न में से सत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तो सत्य कथन पहला दे रखा है, देखो जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण पर अमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया था। बिल्कुल सही है भाई। जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो अमीर की सेना का जो नेतृत्व था वो गुरुदास सैनी के पास था, जो कि जैन दुर्ग के उसमें प्रमुख थे। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जो जैन दुर्ग है उसके प्रमुख उस समय गुरुदास सैनी थे और उन्होंने आक्रमण किया था। दूसरा कथन दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम आक्रमण के बाद अमीर ने धर्म सिंह को नया सैन्य अधिकारी नियुक्त किया था। तो ये कथन इसमें गलत आने वाला है और इसमें आपको सत्य कथन का पूछा है तो कथन नंबर 1 है वो सत्य है, तो इसमें आपके विकल्प नंबर भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर। आहड़ सभ्यता स्थल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो कथन 1 दे रखा है, यहाँ से उल्टी तपई से निर्मित मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ से उल्टी तपई के मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। और दूसरा कथन दे रखा है, ये कृष्ण लोहित मर्दभांड की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, यानी कि काले जो
मर्दबाण थे उनकी प्रमुख संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और आहड़वासी भवनों की नींव में शिष्ट पत्थर का उपयोग करते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, घटियाला शिलालेख के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो पहला ही कथन इसमें असत्य आ जाएगा कि 661 ईस्वी में बाउक ने कोइंसकूप लेक उत्कीर्ण करवाया था, यही कथन गलत आ जाएगा भाई। बाकी राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण इसी अभिलेख से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और घटियाला शिलालेख के अनुसार कुक्कुक ने तमणी, वल और अज आदि क्षेत्रों के निवासियों का अनुराग अर्जित किया था, ये भी सही है। और शिलालेख के अनुसार प्रतिहार शासक कुक्कुक ने जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ये भी सही है। लेकिन कथन नंबर पहला जो है वही आपके गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 48 नंबर, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही कोट का चयन कीजिए। तो काल क्रम के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना था और नीचे कोट दे रखे हैं, इसमें से सही कोट का आपको चयन करना था। तो चलो इसमें देखते हैं कौन सा कोट सही है। तो इसमें आपके सबसे पहले जो आएगा वो आने वाला है भाई चंदन राज, सबसे पहले रहने वाले हैं। 1 नंबर आ जाएगा चंदन राज का। उसके बाद आया था विग्रहराज द्वितीय, तो 2 नंबर आ जाएगा विग्रहराज द्वितीय का। तीसरा आ जाएगा आपके दुर्बल राज द्वितीय, यानी कि 3 नंबर इसका आ जाएगा। और फिर आएगा आपके वाक्यपति या वाकपति राज द्वितीय, यानी कि 4 नंबर रहने वाला ये। तो सबसे पहले आएगा आपके बी, फिर आएगा आपके सी, और फिर आएगा आपके ए, और इसके बाद आएगा आपके डी, यानी कि बी सी ए डी। कौन से मैं देख लो नीचे कथन में, बी सी ए डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आपके सही रहने वाला है, बी सी ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दे रखा है देखो, बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने सर्वप्रथम खड़गपुर के संग्राम सिंह को परास्त किया था। तो खड़गपुर के जो संग्राम सिंह थे उनको इन्होंने परास्त किया था, तो ये कथन इसमें आ जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान सिंह ने बिहार की सूबेदारी के दौरान रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया था, ये बिल्कुल सही है भाई। बिहार की सूबेदारी के दौरान वहाँ पे रोहतासगढ़ के जो महल है उनका निर्माण है वो मान सिंह कच्छवा ने किया था। तो इसमें आपको पूछा एक सत्य कथन की पहचान करो, तो इसमें कथन नंबर बी जो है वो सत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर, खैरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने के लिए या रखने में अंग्रेज़ों की सहायता किस शासक ने की थी। तो भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता वो किस शासक ने की थी। तो वो शासक का नाम आ जाएगा आपके महारावल उदय सिंह जी है। इन्होंने इनकी हेल्प की थी कि जितने भी भील सैनिक है वो अंग्रेज़ों के साथ में सपोर्ट में खड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर, 1921 में हुए चांदखेड़ी नामक घटना का संबंध है वो किस आंदोलन से था। तो चांदखेड़ी नामक जो घटना हुई थी इसका संबंध आपका आ जाएगा बेगू किसान आंदोलन से रहने वाला है। तो चांदखेड़ी नामक घटना का संबंध किससे है भाई, तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित रहने वाला है, जो कि 1921 के अंदर घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर, 52 नंबर में दे रखा है सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको इसमें सुमेलित करना है। सामने दे रखा है आपको कुछ संस्था है और इसके जो स्थापना वर्ष है वो दे रखे हैं, और इसमें आपको कौन सा कब है वो स्थापित हुआ है उसको सुमेलित करना था। तो सबसे पहला आपको दे रखा है मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना होती है वो आपकी हुई थी 1923 के अंदर, और मारवाड़ लोक परिषद सभा की स्थापना होती है आपके 1938 के अंदर। महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना होती है आपके 1944 के अंदर, और अखिल भारतीय देसी राज्य जो लोक परिषद है इसकी स्थापना हुई थी आपके 1927 के अंदर। यानी कि 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, यानी कि ABCD आपके इसका उत्तर सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 53 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म प्रजामंडल और नेता सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो भरतपुर प्रजामंडल है, इससे संबंधित रहने वाले आपके गोपीलाल यादव बिल्कुल सही है, नेता थे भरतपुर प्रजामंडल के। और दूसरा आता है बूंदी के प्रजामंडल हीरालाल कोठारी, तो ये इसमें भी गलत आ जाएगा, हीरालाल कोठारी का संबंध बूंदी से नहीं था। अलवर प्रजामंडल से संबंधित अपने भवानी शंकर शर्मा बिल्कुल सही है, और कोटा प्रजामंडल से आ जाएगा नैनू राम शर्मा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें सुमेलित नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का मिश्रण कहलाता है। तो संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ जो स्थानीय प्रभाव आता है इसके मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका मिश्रण आपके आ जाएगा भाई ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो इसमें संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का भी मिश्रण होता है, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर, वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि वैश्वीकरण में संस्कृति के सजातीयकरण की कमी हुई है, यानी कि वैश्वीकरण में संस्कृति के जो सजातीयकरण था उसमें कमी महसूस हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो कथन दे रखे हैं उस पर आपको विचार करना है।
तो विचार में सबसे पहले दे रखा है कि राजस्थान के मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। तो मंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं भाई, वो जिस पद के लिए इलेक्ट हुए हैं उस पद की ग्रहण करते हैं, मंत्री तो उनको फिर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये भी इसमें गलत रहेगा। इसमें राज्यपाल का नहीं होता, मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रसाद पर्यंत वो बना रहता है। सी ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल देखता है कि जो दल है उसमें बहुमत दल का जो नेता है उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। यानी कि एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान के आजीवन अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो महान हस्ती आ जाएगी आपके शिवचरण माथुर जी जो है, ये भाई आपके सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित भी किया गया था। तो इसमें आपके रहने वाला है ऑन स्क्रीन मार्किंग एंड एप्लीकेशन। ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन जो है इसके तहत है वो हमें इनकी राजस्थान को स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। ये आरपीएससी को राजस्थान लोक सेवा आयोग को सम्मानित किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें श्रीमती कुशल देवी जो मुख्य सचिव है ये आपके अशोक गहलोत के समय थी, बिल्कुल सही है। और श्रीमती राजीव महर्षि जो है ये भैरव सिंह शेखावत के समय नहीं थे, ये कथन गलत आ जाएगा। श्री नरेश चंद्र है ये आपके हरिदेव जोशी के समय थे। और श्री सांवरलाल उज्ज्वल जो है ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव थे, तो ये भी सही है। तो इसमें आपके जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियम 2001 किस तिथि को लागू हुआ था। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग था ये इसका जो विनियम था 2001 वो कौन सी तारीख को लागू हुआ था। तो इसमें आ जाएगा आपके 19 जनवरी 2001 को लागू हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना अनिवार्य है। कि एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें पंचायत समिति या ग्राम पंचायत की जो कितनी बैठकें हैं वो होनी अनिवार्य है। तो इसमें आपके रहने वाला है 2 बैठकें होना साल में अनिवार्य है। 6 महीने से 2 बैठक तो हो ही सकती है, इसलिए 2 बैठक का होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य रखा गया है। न्यूनतम 2 तो होनी चाहिए, अधिक हो तो आपकी मर्जी, लेकिन 2 से कम तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62 नंबर, राजस्थान विधानसभा की विभिन्न समितियों के वर्तमान अध्यक्ष के संदर्भ में सूचियों का मिलान कीजिए। कि वर्तमान में कौन सी समिति के अध्यक्ष है वो कौन है वो आपको सम्मिलित करना था। तो इसमें आपको दे रखा है जो लोक लेखा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो आपका जाएगा टीकाराम जूली, ये वर्तमान की दे रखी है, ठीक है ना। तो लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन थे, टीकाराम जूली आ जाएगा। और फिर आपके दे रखा है प्राक्कलन कै समिति, तो प्राक्कलन कै समिति के जो अध्यक्ष थे वो आ जाएगा आपके अर्जुन लाल जी नगर, ठीक है ना। प्राक्कलन कै समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका आ जाएगा बाबू सिंह राठौड़। और चौथा आ जाएगा राजकीय उपक्रम समिति जो है इसके जो अध्यक्ष है वो आ जाएगा आपके कालीचरण सराफ। यानी कि ए में आएगा आपके 2, तो ए में 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और डी में देखो आप, डी में आ रहा है आपके 3, तो डी में आपके 3 एक में आ रहा है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा भाई। यानी कि एक बार वापस देख लो, देखो लोक लेखा समिति तो टीकाराम जूली, प्राक्कलन कै समिति तो आ जाएगा आपके अर्जुन लाल जी नगर, और प्राक्कलन कै समिति तो आ जाएगा बाबू सिंह राठौड़, और राजकीय उपक्रम समिति तो आ जाएगा कालीचरण सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 62 नंबर, राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी किए गए, तो वो आपके आ जाएगा भाई 3 अध्यादेश है वो जारी किए गए 2024 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर, संविधान सभा की क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन है। क्रेडेंशियल जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके इसमें आने वाले हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है वो इस समिति के अध्यक्ष थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करो, देखो
कथन नंबर 1 दे रखा है अनुच्छेद 15(2) किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है। तो बिल्कुल सही है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय होते हैं। दूसरा देखो, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) के 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5) आर्थिक स्वर्ण वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो स्वर्ण वर्गों के अंदर कभी भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती है अभी, तो इसमें आपके ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 नंबर, निम्न में से किस वाक्यांश का प्रयोग संविधान के भाग 4A में नहीं किया गया है? यानी कि कौन से वाक्यांश का प्रयोग है वो भाग 4A में नहीं किया गया है? तो वो आपका आ जाएगा लोक कल्याण का है वो इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सामाजिक, संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समरसता और समान भ्रातृत्व है, इन सब का उल्लेख है, लेकिन लोक कल्याण का इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म जो आएगा वो आ जाएगा आपके रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तर पूर्वी अरावली के अंदर स्थित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 नंबर दे रखा आपको, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना था। तो इसमें सूची 1 में आपको दे रखे हैं जिले, सूची 2 में आपको दे रखी है नदियाँ, ठीक है ना। तो उदयपुर जो है इसमें आपके नदी रहने वाली है वाक्कल और साबरमती, ठीक है ना। बूंदी जिले के अंदर आपको रहने वाली है कुराल नदी, ठीक है। फिर आएगी भरतपुर, तो भरतपुर के अंदर आ जाएगी आपकी गंभीर नदी और पार्वती नदियाँ भरतपुर के अंदर रहने वाली है। फिर 4 नंबर दे रखी है अलवर, तो अलवर में आ जाएगा आपकी साबी नदी और कोटा नदी जो है वो साबी और छोटा नदी जो है ये आपके अलवर के अंदर रहने वाली है। तो ए में आ जाएगा 3, बी में आ जाएगा 4। तो देखो आपके 3 और 4 किस में आ रहे हैं? 3 और 4 2 में आ रहे हैं भाई। तो फिर देखो आप तीसरे में आ रहा है 2, तो तीसरे में 2 यानी कि इसके अंदर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, 3 4 2 1, ठीक है ना। तो 68 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। तो विशेषता दे रखी है, आपको पहचानना है कि ये विशेषता कौन से प्रकार के वनों में रहती है। देखो पहली विशेषता दे रखी है कि ये वन है, ये वन सामान्यतः उदयपुर में तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में कुछ भागों में पाए जाते हैं। और दूसरा दे रखा, इन वनों में सामान्यतः धोकड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और ये वन 300 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो आपकी विशेषता रहने वाली है किस प्रकार के वनों में रहेगी, तो वो आ जाएगा मिश्रित जो पतझड़ी वन होते हैं इसमें ये विशेषता रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर, निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो ज्वार की उत्पादकता है वो किस जिले में सर्वाधिक रही थी? तो वो आपके आ जाएगा भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो सर्वाधिक उत्पादकता रही थी। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो भाई 71 नंबर, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? यानी कि किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, मतलब क्या है कि डिस्टिलरी लगी हुई है, उसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गंगानगर शुगर मिल है, इसके अंदर डिस्टिलरी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करो। तो 78 में आपको कुछ सूचियाँ दे रखी है और आपको सही उत्तर का चयन करना था। तो इसमें आपके आ जाएगा, देखो सबसे पहले दे रखी गैटोर की छतरियाँ। तो गैटोर की छतरियाँ आपको पता ही है कि जयपुर के महाराजाओं की जो शमशान स्थल है उन्हें गैटोर कहा जाता है। जग मंदिर जो है ये आपको पता ही है कहाँ रहने वाला है, तो उदयपुर के अंदर रहने वाला है भाई। और फिर दे रखा है सूरज छतरी, तो सूरज छतरी जो है वो आपको आ जाएगी बूंदी के अंदर। नथमल की जो हवेली है वो आ जाएगी आपके जैसलमेर के अंदर। और सोनी जी की जो नशिया है वो आपका आ जाएगी अजमेर के अंदर। यानी कि ए में 4, तो ए में 4 एक ही दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा कि गैटोर है वो जयपुर में है, जग मंदिर है वो उदयपुर में है, सूरज छतरी जो है वो आपके बूंदी में है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, सोनी जी की नशिया जो है वो अजमेर के अंदर स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 नंबर, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित नहीं है? तो असुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें एक साइड आपको पशुधन दे रखे हैं और सामने भारत में राजस्थान का प्रतिशत दे रखा है। तो इसमें आपके देखो असुमेलित नहीं है वो आपको सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा बकरियां जो है वो 12.05% है राजस्थान के अंदर भारत की अपेक्षा। तो यही कथन आपके इसमें असुमेलित रहेगा।
बाकी भेड़े जो है 10.64 है, बिल्कुल सही है। ऊँट जो है वो 84.43% है, वो भी सही है। और भैंसे जो है 12.47 है, ये भी सही है। लेकिन बकरियों का जो प्रतिशत दे रखा है वो बिल्कुल कम दे रखा है, क्योंकि बकरियाँ सर्वाधिक राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 नंबर। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कर में से है। तो सबसे पहले देखना है अधिकतम लिंगानुपात वाला, फिर देखना है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आपके रहने वाला है राजसमंद और धौलपुर जिले जो है, ये राजसमंद आ जाएगा आपके अधिकतम लिंगानुपात जिला वाला, और धौलपुर आ जाएगा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 नंबर। निम्नलिखित यानी कि जनजाति और स्थान दे रखा है में से असुमेलित युग्म है। तो निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन से हैं, तो वो आपको पहचाने थे। तो गरासिया जो है वो आपको पता ही आबू रोड सिरोही में रहते हैं, बिल्कुल सही है। और डामोर जो है ये सूरतगढ़ में रहता है, ये कथन गलत हो जाएगा। सहरिया है वो किशनगढ़ में रहता है, बिल्कुल सही। किशनगंज बारा के अंदर रहते हैं, ये भी सही है। सांसी जो है भरतपुर में रहता है, ये भी सही है। लेकिन डामोर आपके सूरतगढ़ में नहीं रहते हैं भाई, ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 नंबर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके आधार पर निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। एक तरफ दे रखा है वर्णाक्षर, एक तरफ दे रखे हैं उसके अर्थ। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ए। तो ए का मतलब आपके क्या रहने वाला है भाई, आपको इसमें असुमेलित कोई पहचानना था, ठीक है ना। तो ए में आपको इसमें दे रखा है भाई उष्ण आर्द्र, ठीक है ना। एस में दे रखा है शीत आर्द्र, तो ये आपके इसमें गलत हो जाएगा, इसमें शीत आर्द्र नहीं होता है भाई। और डब्ल्यू मतलब पूर्ण शुष्क, बिल्कुल सही है। और जी का मतलब है गंगा तुल्य जलवायु, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें आपके शीत शुष्क दे रखा है, ये कथन इसमें असुमेलित हो जाएगा भाई। 76 में ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड में से आपको सत्य कोड की पहचान करनी है। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है देखो कि निम्नलिखित पर विचार करो। तो पहला कथन दे रखा है आपको बस्तर पठार व कालाहांडी जो पठार है ये बघेलखंड पठार का अभिन्न हिस्सा है, तो ये कथन आपके इसमें गलत रहने वाला है। और पिटली द्वीप अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो पिटली द्वीप है ये अरब सागर के अंदर स्थित रहने वाला है। और सी दे रखा है सह्याद्री का उत्तरी भाग लावा से ढका हुआ है, बिल्कुल सही है भाई। जो सह्याद्री है इसका उत्तरी भाग है वो लावा से ढका हुआ रहता है। और डी दे रखा आपको मिलाम या कंचनजंगा तथा जेमू महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर है, ये भी इसमें सही है। यानी कि बी सी और डी जो है वो आपके सही रहने वाला है, और एक जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो बी सी और डी कौन से हमारा देख लो 77 का बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 नंबर। अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो अलिया बेट जो अपतटीय तेल क्षेत्र है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो वह आपका जाएगा खंभात की खाड़ी के अंदर ये स्थित रहने वाला है, अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र। तो 78 का हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। 79 देखो भाई। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और आपको इसमें से कौन सी नदी को इंकित करते हैं वो बताना था। तो क्या वक्तव्य दे रखे हैं वो वक्तव्य देखो पहले। सबसे पहले दे रखा है घाट प्रभा व तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यानी कि वह नदी आपको बतानी है जिसमें घाट प्रभा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियाँ रहती है। और दूसरा दे रखा है यह नदी तेलंगाना पठार व रायलसीमा पठार के मध्य प्रवाहित होती है, यानी कि तेलंगाना और रायलसीमा जो पठार है इनके मध्य में से प्रवाहित होती है, तो वह नदी कौन सी है। और यह नदी महाबलेश्वर के निकट से उद्गमित होती है। तो ये तीनों कथन कौन सी नदी को इंगित करते हैं, तो वो आपके रहने वाला है भाई नदी नंबर 3, यानी कि कृष्णा नदी जो है वो इसकी ये विशेषता है वो कृष्णा नदी की रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर। ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 85% से अधिक भाग पर वनावरण रखता है, यानी कि कौन सा जो ऐसा राज्य है जो अपने कुल 100% क्षेत्रफल से 85% भाग पर वनावरण रखता है, तो वो आपके रहने वाला है कौन सा क्षेत्र, तो मिजोरम जो है ये रहने वाला है। क्योंकि भाई जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं ना, या आप ऐसे समझ लो कि प्रकृति प्रेमी लोग, उनको आदिवासी नहीं बोल सकते, वो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर बनना है, नहीं, वो अपने जो कल्चर है उनको कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो आज भी पेड़ पौधों को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं और पेड़ पौधे और लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो लोग हैं वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों का सफाया करते हैं भाई। लेकिन मिजोरम और मेघालय वगैरह जो एरिया आते हैं यहाँ पर लोग हैं वो पेड़ पौधों को ही अपना भगवान मानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 नंबर। भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो भारतीय मानसून के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो आपको बताना है कि भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, तो यही कथन इसमें गलत हो जाएगा कि भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है, ये कथन गलत रहने वाला है भाई। नेक्स्ट कथन देखो
भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। बिल्कुल सही बात है, 6 महीने से यहाँ पे हवाओं का जो क्रम है वो उलटता रहता है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है। अभी तिब्बत के पठार में जैसे ही तापमान बढ़ता है तो निम्न दाब की स्थिति बनती है और यहाँ पे बारिश का आगमन शुरू हो जाता है। और मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो मोनेक्स है इसका संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से संबंधित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 नंबर। यूरोप महाद्वीप स्थित निम्न पर्वत श्रृंखलाओं या पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम पहचान कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर है वो आपको पहचान करनी है कि कौन सी नदी कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्व में है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो इसमें जो आपके रहने वाला है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे पहले आ जाएगी पिरेनीज नदी, फिर आ जाएगी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, फिर आ जाएगी बाल्कन पर्वत श्रृंखला, फिर आ जाएगी काकेशस पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 83 नंबर। विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा मानव समूह निवास करता है। बिल्कुल सही है भाई, जनसंख्या सर्वाधिक एशिया की रहती है। और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का दूसरा सघन जनसमूह निवास करता है, ये भी बिल्कुल गलत रहने वाला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का दूसरा सघन जनसमूह रहता है, ये कथन बिल्कुल ही गलत आ जाएगा भाई। और विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ये भी कथन सत्य है। ये दूसरा जो सघन जनसमूह है ये जो अपना यूरोप वगैरह पड़ता है ये रहने वाला है, न कि दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसमें महासागर और द्वीप दे रखे हैं असुमेलित है। तो कौन सा इसमें असुमेलित रहने वाला वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा अटलांटिक जो है वो फिजी से संबंधित है, ये कथन गलत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 नंबर। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो सहारा मरुस्थल से संबंधित रहने वाली है वो आपका जाएगी हबूब। जो पवने हैं ये सहारा मरुस्थल से संबंधित रहने वाली है, हबूब। ये नाम ध्यान रखना भाई, हबूब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो विश्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विभिन्न सम्मेलन वर्ग हैं उनको एक काल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले देखोगे तो वो हुआ था आपके ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड सम्मेलन है, वो सबसे पहले हुआ था भाई। इसके बाद हुआ था आपके शर्म अल शेख जो कि मिस्र के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपके दुबई यूएई का सम्मेलन, तो ऑप्शन नंबर 3। फिर आ जाएगा बाकू उज़्बेकिस्तान सम्मेलन, तो ये आ जाएगा 4 नंबर पर। तो इसमें देख लो डी, सी और ए और बी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 नंबर। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत घर में से था। तो इसमें महिला और पुरुष का जो प्रवासियों का प्रतिशत रहता है जो कि 2020 के अनुसार, तो वो आपका जाएगा भाई 51.9% से 48.8% रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाते हैं। तो इसमें आपका जाएगा अनुच्छेद 15(4)(2) कै के अंतर्गत जो है वो राज्यपाल को अंतरित करने वाले नहीं समझे जाते हैं अभी। नेक्स्ट देखो आप 89 नंबर। राजस्थान का राज्यपाल जब संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है तो कितनी बार राजस्थान शब्द उच्चारित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। जब राज्यपाल शपथ लेता है जो कि आर्टिकल 159 के अनुसार है, तो जब शपथ लेता है तो वो राजस्थान शब्द है वो कितनी बार उच्चारित करता है। तो वो राजस्थान शब्द कितनी बार करता है भाई। तो इसमें आपका जाएगा 2 बार राजस्थान शब्द उच्चारित करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से सही क्रम कौन सा है। तो राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसमें आर्टिकल 60 में उल्लेख है राष्ट्रपति की शपथ का। तो शपथ के दौरान शपथ या फिर प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है कि पहले कौन सा क्रम आएगा और फिर कौन से शब्द आते हैं। तो इसमें सबसे पहले शब्द आता है वह संविधान का परिरक्षण, और उसके बाद आता है संरक्षण और प्रतिरक्षण। यानी कि पहले वो संविधान का परिरक्षण करेगा, उसके बाद संरक्षण करेगा, उसके बाद प्रतिरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे थे। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई मोरारजी देसाई जो है ये सीधे मंत्री बने थे, इससे पहले सीधे प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले किसी भी मंत्री पद पर नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। भारत शासन अधिनियम 1919 के
अनुसार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना जा गया है। इस प्रकार पहले भारतीय कानूनी सदस्य कौन बने थे? तो इस प्रकार जो पहले भारतीय कानूनी सदस्य बने थे वो आपका आ जाएगा तेज बहादुर सप्रू। कौन बने भाई? तो तेज बहादुर सप्रू जो है ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर। जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तब भारत सचिव कौन थे? तो उस समय भारत के जो सचिव थे वो आ जाएगा आपके लॉरेंस इंडास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 नंबर। भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 9 अगस्त 2025 को जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में क्रम से कितने राष्ट्रीय व राज्य दल है? तो वर्तमान में देखा जाए तो कितने राष्ट्रीय और राज्य दल है? तो वो आपका आ जाएगा इसमें 6 तो है आपके राष्ट्रीय दल और 67 जो है वो है राज्य दल। ठीक है ना, 6 है राष्ट्रीय पार्टियां और 67 है वो स्टेट पार्टियां। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 नंबर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इनकी फिक्की की स्थापना है वो किस वर्ष की गई? तो फिक्की की जो स्थापना होती है वो आपकी हुई थी 1927 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है फिक्की की। तो फिक्की की फुल फॉर्म ध्यान रखना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 96 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लिए हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपका आ जाएगा रामाकृष्ण मुदालियर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा कि रामा स्वामी जो मुदालियर थे वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर। 97 में आपको दे रखा है भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना था कि कौन कौन से कथन है वो असत्य थे। तो पहला कथन आपको दे रखा है देखो कि यह संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू नेपाल में संपन्न होती है। बिल्कुल सही है कि भारत और नेपाल की जो मैत्री संधि है वो 1950 के अंदर और काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है वहाँ पे संपन्न हुई थी। इस संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन जमशेद जंग बहादुर राणा और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर किए थे। तो ये कथन जो है वो आपके असत्य रहने वाला है अभी। और सी कथन दे रखा है यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुफ्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग की अनुमति देती है। तो इसमें सी भी सही है और ए भी सही है, यानी कि इसमें असत्य कथन आपको पूछा है तो केवल बी कथन है वो असत्य रहने वाला है। तो 97 का ऑप्शन नंबर 2। 98 देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना था आपको। तो पहला कथन दे रखा है भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। तो इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना था और ये बोल रहा है कि भारत की तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व के 5वें स्थान पर है। तो बिल्कुल सही है, जो भारत का जो वस्त्र उद्योग है वो विश्व में 5वें स्थान पर लाई करता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वित्त वर्ष 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रहा था। बिल्कुल सही है अभी, जो वित्त वर्ष रहा 2024 इसमें भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार जो है वो 26.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रहा था। नेक्स्ट देखो, भारत कपड़ा व परिधान क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये कथन इसमें गलत आ जाएगा भाई, निर्यातक देश इसमें तीसरा नहीं है। तो असत्य कथन आपको मिलेगा सी ऑप्शन है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 99 नंबर, सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार करो, क्या दे रखा है देखो, और सत्य कूट का आपको चयन करना है। इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड फंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सही है, इस योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन का लक्ष्य रखा गया। ये कथन इसमें आपके गलत आ जाएगा। तो सत्य कोड जो है वो केवल ए रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई 100 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो कौन से वर्ष में भारत का जो विदेशी व्यापार है वो धनात्मक रहा था? तो इसमें आपका जाएगा 1976 से 1977 तक। तो ये था भाई आपके फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का, जो कि कलाम अकेडमी के द्वारा 16 तारीख को आयोजित करवाया गया था। और ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा और आगे आने वाले जितने भी क्लास अगर आप देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को क्या कर दोगे, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।